हाय गाइस, तो आई होप आप सभी का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम एकदम बढ़िया हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो छड्डो परे, नाउ इट्स टाइम फॉर बिजनेस स्टडीज। एंड ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 4 दिन का टाइम गिवन है। इन 4 ही दिनों में तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, सैम्पल पेपर भी देखने हैं और आंसर राइटिंग भी सीखनी है। बिकॉज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, तुम्हारे से न्यूमेरिकल वगैरह तो सॉल्व नहीं करवाने वाले अकाउंट्स की तरह। तुम्हारे को अच्छे से यहाँ पे पन्ने भरने आने चाहिए, रेलेवेंट लिखना आना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, कीवर्ड्स को मेंटेन करके चलना आना चाहिए और केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दैट्स इट। बिजनेस स्टडीज में ना बहुत ही, देखो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड मेरे खुद यहाँ पे 96 मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड सीयूईटी में तो 200 में से 200 आए थे। ठीक है, तो आई कैन टेल यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हेल्प मी। ठीक है, बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं, बिकॉज आई नो योर टाइम इज वेरी मच एसेंशियल। बस सब्सक्राइब कर लो टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। एंड सारी टिप्स मैं बताती रहूंगी, तो इसलिए एंड तक जरूर देख लेना। केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है अभी वो भी बताऊंगी, बट उससे पहले तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए एक चीज बता दूं कि 20 मार्क्स के तो तुम्हारे डायरेक्ट आने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है, वो सीधा सीधा तुम्हें करना होगा। उसके अलावा जो पूरा पेपर होता है उसमें से 20 ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं। तुम अपना सैंपल पेपर भी जो ऑफिशियल सीबीएसई ने डाला है उसको भी देखोगे, उसमें 20 मार्क्स के तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो, इस बेसिस पे इनका डिफरेंस बता दो, या फिर इसका कॉन्सेप्ट समझा दो, इसके फंक्शंस बता दो, कैरेक्टरिस्टिक समझा दो। दैट्स इट। ठीक है, बेसिक से आते हैं। बट जो 40 मार्क्स बचे ना, उसमें आता है कंफ्यूजिंग केस स्टडीज। ठीक है, अब तुम्हारे को केस स्टडी करने का तरीका मैं समझाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। रट्टा मारना छोड़ दो अब। ठीक है, अब ज्यादा टाइम है नहीं, तुम रट्टा मारोगे, अब समझो कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, केस स्टडी में ना पहली बात तो ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ना। आई गेस नोबडी वुड गिव यू दिस सजेशन कि ऊपर से पढ़ केस स्टडी को। अपना सैंपल पेपर खोलो, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसके बेसिस पे तुम्हें समझा रही हूँ, उसको देखो। इतनी बड़ी केस स्टडी तुम्हारी लिखी हुई है, उसको कभी भी ऊपर से नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं नीचे का क्वेश्चन। उसमें साफ साफ लिख रखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स, या जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सीधा सीधा नीचे लिखा हुआ है। जब तुमने पढ़ लिया कि अच्छा मुझे ये ढूंढना है, तभी तो केस स्टडी का पैसेज पढ़ोगे। जब तुमने वो पढ़ा जहां पे तुम्हें उसका कीवर्ड मिल गया कि ओहो यूनिटी में तो ये बोला गया था, ये कीवर्ड आएगा, या फिर इस वाले डिसिप्लिन में बोला था ये वाला कीवर्ड आएगा, जब हम अपनी एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, तुम्हें पता चल जाएगा। उस कीवर्ड को वहां पेंसिल से हाईलाइट कर दो। ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं ये करने के लिए। जब तुम्हें ये पता चल गया, तब अपने आंसर लिखने हैं। तुमने डॉट करके कोट कर दिया, यहाँ पे मुझे मिला है, कौन सा प्रिंसिपल मिला वो लिख दिया। फिर पहले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है डायरेक्टली। अगर मिस्टर श्याम, मिस्टर राम ये सब मेंशन है, वो नहीं लिखना कि मिस्टर राम ने ऐसा किया, मिस्टर नहीं। पहले तुमने उस जो भी तुमने प्रिंसिपल ढूंढना है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि वो प्रिंसिपल एक्चुअली में होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जो पूरा पैराग्राफ है उसको लिख के आना। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी ऐसा ऐसे यूज हुआ है ये वाला प्रिंसिपल, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर आंसरिंग, सबसे पहले जो भी, जैसे अगर यूनिटी इन कमांड है तो यूनिटी इन कमांड को पूरा अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करके आना है। फॉर इन रेफरेंस, या फिर रेफरेंस देते हुए अपनी केस स्टडी का ये रे पूरे कोट कर देना उसको। उसके बाद लिख देना यहाँ पे भी यही वाला प्रिंसिपल यूज किया गया है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें टॉपर की आंसर शीट दिखाती हूँ, लिखना कैसे। देखो ये गलती बिल्कुल मत कर देना। देखो पढ़ते सब लोग सही है, सेम पढ़ते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट मार्क्स उसी के आते हैं जो आंसर अच्छा लिख के जाए, स्पेशली इन द थ्योरी सब्जेक्ट एंड बीएसटी इज कोर थ्योरी। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। दूसरी बात, अगर तुम किसी और बुक को रेफर कर रहे हो, जस्ट रेफर टू एनसीईआरटी राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज सेम डिट्टो आपको, मतलब कीवर्ड्स पूरे पूरे सेंटेंसेस एनसीईआरटी के उठे हुए दिख जाएंगे अपने पेपर में। यू कैन इवन सी सैंपल पेपर में भी डिट्टो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठ के आए हैं। ठीक है, सो इफ यू आर रेफरिंग टू एनी अदर बुक, स्टॉप इट एंड रेफर टू, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो। कई बार तो ऑनलाइन पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है। ठीक है, 2 बुक्स है, दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लो। एक ना एक बार तो तुमने एनसीईआरटी को रीड जरूर 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 करना है। ठीक है, ये तुम्हारे को आगे जाके सीयूईटी में भी हेल्प करेगा। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि सीयूईटी में मैं तुम्हें सारी गाइडेंस देने वाली हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं बोर्ड्स की। ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर डिफरेंसेस। जब भी तुम डिफरेंस करो ना, जैसे कि यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का तुम्हें डिफरेंस बता रही हूँ, तो हमेशा बेसिस लिखना होता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करके आना बीएसटी में कि तुम बिना बेसिस के सिर्फ लिख के आ गई कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। मीनिंग के बेसिस पे तुम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये लिख दो, स्कोप के बेसिस पे कर रहे हो, जिस जिसके बेसिस पे कर रहे हो उतना। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो कम से कम 6 से 7 डिफरेंस लिख के आना, कि अगर कोई गलत भी होता है, ओवरलैप भी होता है, तो मैं तब भी 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं तुम्हें एक बार टॉपर की आंसर शीट दिखा देती हूँ कि कैसे ऐसे करना होता है, क्योंकि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के समझा रही हूँ। हर क्वेश्चन से पहले फ्लो चार्ट बनाओ, डिफरेंसेस में बेसिस लगाओ। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हर टॉपर जिसके 100 में से 100 मार्क्स आए ना, वो ये चीज करता ही करता है। अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें स्क्रीन पे। सो ये है हमारी टॉपर की पिछले साल की आंसर शीट। ठीक है, उसने पहले ही लिख रखा है कि कौन सा आंसर लिखने वाला है वो। और देखो ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, पहले से शुरू करना जरूरी नहीं है। देखो इसने लास्ट से भी शुरू करा है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट कर रहा है,
पहले ही देख लो उसने फ्लो चार्ट बनाया है। एज आई सेड, क्वेश्चन करने से पहले फ्लो चार्ट बना दे। इसमें ये एक्सप्लेन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक को उसने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। एंड कीवर्ड को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। बीएसटी में, फिजिकल एजुकेशन में मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ठीक है। इसने सारा देखो सेंटेंसेस थोड़ी हाईलाइट करे, इसने जो कीवर्ड्स है, मैनेजरियल एक्शन, जनरल गाइडलाइंस, रेडीमेड सॉल्यूशंस, ये जो हैं कीवर्ड्स वो हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। और जो इसने पहले 5 बताए थे ना ऊपर, उन्हीं को ये डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे उसने हेडिंग लिख दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हेडिंग है। जनरल गाइडलाइंस, ये उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल तक दे रखा है यहाँ पे उसने, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, ऐसे ही उसने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरा जो क्वेश्चन है देखो, अंडरलाइन मतलब पूरा एक लाइन खींच रखी है ताकि क्वेश्चन के बीच में डिफरेंशिएट हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रही है वो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। ये रहा उसका, फिर से उसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये इन 4 पॉइंटर्स को मैं डिस्क्राइब करूंगी अंदर, यही सेम चीज कर रखी है। ये देखो, ये छोटा छोटा दिख रहा है तुम्हें, उन्होंने एकदम पूरा दिख रखा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जब बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल डाउन होता है, ठीक है। ये उसने कितने अच्छे से बता रखा है ताकि अंदर का पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, नीचे हमें दिख गया कि अच्छा इसको पता ही है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे भी उसने सेम हरकत की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, उससे पहले भी लाइन खींच रखी है। यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का बना दिया बिकॉज मैंने बोला था सेम रिपीट हर क्वेश्चन में नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसी उसने सेम चीज एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे था उनका कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब उसने प्रोसेस को तो ऑब्वियसली फ्लो चार्ट में कैसे बताएगी, तो उसने ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है। स्टेप नंबर 1, वही सारे स्टेप्स लिखे हैं, बस एक एरो एरो करके उसने नीचे कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। यही चीज होती है एक टॉपर में और आप में जो डिफरेंस करेगी, आंसर राइटिंग। देखो ज्यादा कुछ हाई फाई उसने लिखा नहीं, इतने बड़े बड़े भी नहीं पेजेस भर रखे, बस अच्छे से माइंड मैप और फ्लो चार्ट बना रखे और कीवर्ड्स को हाईलाइट करा है। एंड देखो आ गई ना बात, मैंने कहा था जब भी तुम कहीं भी डिफरेंस करते हो तो बेसिस जरूर लिखना है। जैसे मीनिंग हो गया, मेन फोकस, मीन्स हो गया, एंड्स हो गया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बेसिस नहीं लिखता तो यहाँ पे मे बी इसका 1 मार्क्स कट जाता, ठीक है। तो देखो फिर 99 और 100 में इन्हीं बच्चों का फर्क आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो ये सारी चीजें उसने कितने अच्छे से लिख रखी हैं। यहाँ पे उसने पॉइंटर्स बना के भी लिख रखे हैं, पॉइंटर्स के अंदर पॉइंटर्स, ये वे होता है यार लिखने का। मुझे पता है आप सभी को भी आता है, बट एक बार मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी। मे बी देखो यहाँ पे जब ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बोला था ना कोट्स के अंदर उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो जैसे उसको यहाँ पे फॉल्टी ट्रांजेक्शन दिखा तो ये उसने करा है, उसके बाद उसने फॉल्टी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, ना कि केस स्टडी को, ठीक है। आप ये चीज देख सकते हो। ऐसे ही सेम उसने यहाँ पे ही फेल्ट दैट करके एंड वाला लाइन लिख दिया, एंड वाला वर्ड लिख दिया और उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। पहले राइट ऑफ सेफ्टी को एक्सप्लेन कर रखा है, फिर कैसे वो उसमें इन्वॉल्व है वो लिख रखा है, ठीक है। आपको जरूरी है कि आप जब भी कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करते हो या फिर आइडेंटिफाई करते हो केस स्टडी में, तो उसको एक्सप्लेन करो केस स्टडी के बेसिस पे। बाद में कहीं तुम केस स्टडी में ही घुस जाओगे, नहीं, जो एक्चुअली में तुमने आइडेंटिफाई किया उसको एक्सप्लेन करना होता है। प्लीज आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। आप इसका पूरा भी देख सकते हो इफ यू वांट, तो मैं ये नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। अब दूसरी बात, एमसीक्यू में मैंने बार बार बोला था कि सिर्फ ऑप्शन नहीं लिख के आना है, ऑप्शन पूरा लिख के आना है। सिर्फ डी बी डी ऐसा लिख देती तो मे भी मार्क्स कट जाते, ठीक है। पूरा पूरा लिख के आना होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एफिशिएंसी, डिपॉजिटरी, डाइवर्सिफिकेशन, पूरा पूरा लिख के आना होता है। और इसने सबसे एंड में कर रखे हैं ये वाले क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका लास्ट है, तो जरूरी नहीं होता है कि आपने 1 से ही करना है या सबसे पहले सेक्शन करना। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू से इज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट लिखी है, 40 वर्ड लिखा है, 75 वर्ड्स लिखा है, जो भी लिखा है यार तुम्हारे पेपर में, जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है, उसके विद इन ही रहना। प्लीज, नो एग्जामिनर हैज इतना ज्यादा टाइम कि तुम्हें बोला 50 वर्ड्स में लिखो, तुम 150 वर्ड्स में लिख के आ रहे हो। सही लिखा है तुमने, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है तुमने, बट उसके पास टाइम थोड़ी है इतना चेक करने का। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुम्हारे आते आते मार्क्स, देखो ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, जो मिल रहे होते हैं उनको भी कट कर देते हैं बिकॉज इसने ज्यादा लिख रखा है। जितना लिमिट में बोला था उतना नहीं लिख रखा, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें मैं बता देती हूँ, तुमने एक्चुअली में पढ़ना कैसे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम्हें जानने हैं बिजनेस स्टडीज के, जिनको पढ़ के तुम्हारे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर तुम अब शुरू कर रहे हो तब भी, ठीक है। तो कमेंट कर दो, मैं जल्दी से उसकी नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी, जल्दी से, ठीक है, प्रॉमिस। अब तुमने पढ़ना ऐसे कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स को पहले उठाना है, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो 20 मार्क्स का, मैं यहाँ पे ना दिखा भी दूंगी स्क्रीनशॉट में भी, ठीक है। 20 मार्क्स का तुम्हारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आने वाला है। तीनों डिट्टो सेम है। तुमने अगर पूरा अच्छे से सिलेबस कर रखा है, ठीक है, तब तो तुम तीनों को एक बारी में निपटा डालो, 20 मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। इनके केस स्टडीज ज्यादा करना, क्योंकि इनके ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज 20 मार्क्स के हैं, इनमें
क्लैरिटी रखो अपना, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है बारी फिर 16 मार्क्स के जो हमारे आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है, इनको अच्छे से कर लो। उसके बाद आएगा दूसरी बुक जो है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड मैं एक बात बताती हूँ, तुम अगर आगे जाके बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम लेते हो ना कॉलेज में, तो ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है एंड बहुत मुश्किल है, तो प्लीज अभी अपनी क्लैरिटी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फिर तुम्हारे मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोग्राम जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सॉरी, ये भी 15 मार्क्स का है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और फिर बारी आती है हमारी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दो ही इकलौते चैप्टर्स 14 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे आएगा, तो ये अच्छे से कर लो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं जिनको करके डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे और इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, तो जल्दी से कमेंट कर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएसटी एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें समझ आया होगा तुम्हें कैसे लिखना है। अगर तुम्हें पसंद आया, गिव दिस वीडियो अ बिग फैट thumbs up, subscribe to this channel to get some extra luck as well. Please follow me on Instagram and yeah, I'll see you in the next video. Bye.